सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। अध्याय 85। जूनियर हाई स्कूल पास प्रतिभाशाली छात्र। अजय पंडित आरव यादव को इस तरह देख रहा था जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। उसकी आंखों में ऐसी बेताबी और चाहत थी कि आरव को असहज महसूस होने लगा और उसका मन किया कि अजय को एक मुक्का जड़ दे। आरव यादव वास्तव में अपनी खुद की कीमत नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अजय पंडित इसे बखूबी जानता था। हालांकि दुनिया में दशकों से शांति थी, लेकिन हितों की लड़ाई अंतहीन है। ठीक वैसे ही जैसे जहां लोग होते हैं, वहां राजनीति और गुटबाजी होती ही है। हितों का टकराव छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। कुछ मामले बस कोर्ट तक जाते हैं, तो कुछ परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाते हैं और जान माल की हानि का कारण बनते हैं। इस नजरिए से युद्ध की तरह हितों की लड़ाई भी मानव स्वभाव के सबसे बुरे पक्ष को उजागर करती है। इसलिए आरव यादव जैसे शीर्ष विशेषज्ञ की भूमिका शांति के समय में और भी बढ़ जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसे आरव का साथ मिल गया, उसे मौत से बचने का एक अभयदान मिल गया। इसलिए जब ऐसा कोई मिल जाए तो उसे खोने का कोई कारण नहीं बनता। सच तो यह है कि अजय पंडित कहना चाहता था, भाई तुम अपनी कीमत का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन अंत में उसने यह नहीं कहा, इसलिए नहीं कि उसे डर था कि आरव कीमत बढ़ा देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आरव जैसे सुपर मास्टर को पैसों से तौला ही नहीं जा सकता, वही एक रणनीतिक संसाधन की श्रेणी में आता है। अजय को असल डर ये था कि अगर आरव को अपनी असली कीमत का पता चल गया, तो वह सीधे बैंगलोर जाकर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति वसंत का बॉडीगार्ड बन जाएगा। फिर तो नाम और शोहरत की बारिश होगी। काफी देर हिचकिचाने के बाद अजय पंडित ने बस एक ही बात कही, भाई तुम्हारे पास ऐसा हुनर है, फिर राव परिवार ने तुम्हें जाने क्यों दिया? ये बात गले नहीं उतरती। हाँ, ये वाकई समझ से बाहर था। अजय जैसा आदमी यह बात समझ सकता था, तो राव परिवार जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था, उसे तो ये पता होना ही चाहिए था। आरव यादव ने सिर हिलाया और गोलमोल जवाब दिया, लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर है, इसे सार्वजनिक मत करो। ये सुनकर अजय पंडित ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और बोला, समझ गया भाई, तुम्हारे हुनर के साथ अगर तुम पैसा कमाना चाहो तो अनगिनत मौके हैं, लेकिन अगर तुम उस रास्ते पर निकल गए तो तुम और तुम्हारी बेटी कभी चैन की जिंदगी नहीं जी पाओगे। न जाने कितने बड़े बॉस तुम पर नजर गड़ाए बैठेंगे। वे तुम्हें डरा धमकाकर या लालच देकर अपनी सेवा में लेने को मजबूर करेंगे। पैसा और शोहरत तो मिलेगी, लेकिन तुम अपनी आज़ादी खो दोगे। इसलिए लो प्रोफाइल रहना ही सबसे अच्छा है। आरव की पुतलियां थोड़ी फैल गईं। न जाने कितने बॉस मुझ पर नजर गड़ाए हैं। आरव ने सोचा, भाई इस शरीर के असली मालिक का कुंफू वाकई बहुत जबरदस्त था। वाकई शांत रहना ही ठीक है। एक टाइम ट्रैवलर के लिए पैसा और नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि अपनी आज़ादी न खोई जाए। बिना आज़ादी के जीने का क्या मतलब? अजय पंडित ने अपनी ही बात पर मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो, मैंने सोचा था। खैर, मैं वाकई एक सज्जन व्यक्ति आरव को अपनी छोटी सोच से तौल रहा था। इस नजरिए से देखा जाए तो मैं ही तुम्हारे लिए सबसे सही बॉस हूँ। भाई तुम इतने सादगी पसंद हो, मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे पिता बनोगे। आरव यादव थोड़ा उलझन में था। क्या मतलब? तुम क्या सोच रहे हो? और मेरी सज्जनता का मेरे एक अच्छे पिता होने से क्या लेना देना? एक आधुनिक आत्मा के रूप में आरव को लगा कि इन मंझे हुए अधेड़ उम्र के लोगों से बात करना वाकई थका देने वाला काम है। ये लोग कभी साफ साफ बात क्यों नहीं करते? हमेशा बातों को घुमाते क्यों हैं? आरव को पूछने में भी शर्मा रही थी। अजय पंडित ने आरव का कंधा थपथपाया और भावुक होकर कहा, भाई इतनी काबिलियत के बाद भी इतना सादा रहना आसान नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल की एक बात बताता हूँ। आरव तुरंत चौकन्ना हो गया। अजय पंडित ने कहा, भाई अगर तुम इतने शांत रहोगे तो दिल्ली में बसना आसान नहीं होगा। इसमें एक पेंच है। अजय की बात सुनकर आरव धीरे धीरे समझ गया कि दिल्ली में बसना इतना आसान क्यों नहीं था। आजकल दिल्ली हो या कोई भी विकसित जगह, वहाँ टैलेंट इंट्रोडक्शन की नीतियाँ बहुत सख्त हैं। या तो आपके पास बहुत ऊंची डिग्री हो, या आप ऐसे पेशेवर हो जिसकी आर्थिक ढांचे को सख्त जरूरत हो, या कम से कम आप किसी नामी यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट हो। जी हाँ, नागरिकता के नियम इतने सख्त थे। इसके विपरीत घर खरीदना आजकल बहुत आसान था, वह आज से 10 साल बाद वाली पाबंदियां नहीं थीं।
लेकिन आरव को सिर्फ घर नहीं चाहिए था, उसे अपनी बेटी की नागरिकता राव परिवार से हटाकर अपने पास लानी थी। अगर उसने यह मौका गंवा दिया और भविष्य में राव परिवार ने कोई चाल चली तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। रही बात जुगाड़ से बचने की, तो अजय पंडित वह कर सकता था, लेकिन उसमें जोखिम था। रसूख से किए गए काम कभी भी आधिकारिक तौर पर सुरक्षित नहीं होते, वे कभी भी मुसीबत बन सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्जी डिग्री या फर्जी पद। जब तक कोई जांच न करे सब ठीक है, जिस दिन जांच हुई सब खत्म। अंत में आरव ने अजय की ओर देखा। तुमने मुझे इतना सब बताया है तो पक्का कोई समाधान भी सोचा होगा। अजय पंडित हंसा और तालियां बजाकर बोला, लोग तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें बस एक हट्टा कट्टा आदमी समझते हैं, लेकिन असल में तुम बहुत समझदार हो। मेरा समाधान बहुत सीधा है, हम तुम्हें टैलेंट इंट्रोडक्शन के रास्ते से दिल्ली का नागरिक बनवाएंगे। टैलेंट इंट्रोडक्शन? मैं? आरव हंसने लगा। असली मालिक विनय श्रीवास्तव तो सिर्फ 8वीं पास था, आप ऐसे आदमी को प्रतिभा श्रेणी में कैसे लाएंगे? अजय पंडित ने आरव को चाय दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं नीतू यादव के साथ क्यों हूँ? वैसे क्या तुम जानते हो नीतू यादव कौन है? आरव ने नीतू का दिया हुआ बिजनेस कार्ड मेज पर फेंका और कहा, उसने अभी मुझे ये दिया था, तुम्हें क्या लगता है? अजय पंडित मुस्कुराया और बोला, उसकी शादीशुदा जिंदगी की नाखुशी एक बात है, लेकिन एक और मुख्य कारण है। मैं ACIANPVT कंपनी का एक बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक हूँ। नीतू वहाँ मेरी मर्जी से फाइनेंस मैनेजर बनी है। शेयरधारकों को कंपनी में अपना वित्तीय व्यक्ति रखने का अधिकार होता है। कंपनी का चेयरमैन मेरा दोस्त है और मैं मैनेजमेंट में दखल नहीं देता, तो अपनी महिला के लिए एक नौकरी मांगना कोई बड़ी बात नहीं थी। आरव यादव, वाकई अमीरों की खुशियों की कल्पना हम नहीं कर सकते। मैं भी वैसा ही आदमी बनना चाहता हूँ जिनसे मैं कभी नफरत करता था। अजय ने आगे कहा, ACIANPVT कंपनी को कम मत समझो, वह शहर की हाईटेक कंपनियों की लिस्ट में है। हर साल उन्हें कुछ नागरिकता दिलाने का कोटा मिलते हैं। तुम वहाँ सुरक्षा सलाहकार बनकर एक कोटा ले लो, फिर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। यह एक निजी कंपनी का अपना फैसला होगा कि उसने तुम्हें कंपनी में बड़े योगदान के लिए ये सम्मान दिया है। अजय की बात सुनकर आरव के चेहरे पर सुकून आ गया। हो गया, अंततः काम बन गया। जिस समस्या को लेकर वह लंबे समय से परेशान था, वह इतनी आसानी से सुलझ गई। अजय पंडित फिर हंसा, वैसे एक दूसरा तरीका भी है, और वह है शादी। तुम किसी ऐसी औरत को ढूंढो जिसके पास यहाँ की नागरिकता हो और उससे शादी कर लो, फिर पति पत्नी के नाम पर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। अध्याय 86। लहरें। शादी की बात छिड़ी तो अजय पंडित ने आरव यादव को आंख मारी और बोला, तुम्हारी पड़ोसन करिश्मा बोस के पास यहाँ की लोकल नागरिकता है। उसने पति पत्नी वाले कोटे का इस्तेमाल किया था। शादी के बाद वह यहाँ शिफ्ट हुई और फिर तलाक हो गया। अगर तुम उससे शादी कर लो तो तुम्हें अपने आप दिल्ली की नागरिकता मिल जाएगी। अरे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हम भाई भाई हैं और तुम एक औरत के चक्कर में अपने भाई पर हाथ नहीं उठा सकते। आरव यादव ने अजय पंडित को एक कोरी नज़र से देखा, तेरी तो सीधे बात कर, ये सब बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्या तुझे पिटने का शौक चढ़ा है? ये देखकर कि आरव यादव उसे सच में पीटने का इरादा नहीं रखता, अजय पंडित ने राहत की सांस ली। मजाक अपनी जगह है, लेकिन भले ही वो खुद एक गठीले बदन का ताकतवर आदमी था और थोड़ा बहुत कुंग फू भी जानता था, पर आरव यादव के सामने उसका हुनर कुछ भी नहीं था। आरव का एक हल्का सा मुक्का भी उसे काफी देर तक रुलाने के लिए काफी था। फिर अजय पंडित एक शरारती मुस्कान के साथ फिर से आगे झुका, भाई, जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। पति पत्नी के आधार पर नागरिकता लेना एक कानूनी तरीका है जिसे सरकार ने मान्यता दी है। भले ही सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर यह पूरी तरह जायज और कानूनी है। तुम खुद हिसाब लगा लो, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। पर भाई, तुम पहले से ही किसी और के घर में रह रहे हो, तुम्हें बस शादी के लिए हाँ कहना है। सच तो यह है, मुझे लगता है कि करिश्मा बोस शायद मना नहीं करेगी। अब तुम उस घर से जाना चाहते हो या वहीं रहना चाहते हो, ये तुम्हारा फैसला है। मैंने तो बस तुम्हें एक आइडिया दिया है। हे। अबे ओ, तूने तो पूरी जासूसी कर रखी है। आरव यादव आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उसने अजय पंडित को एक मुक्का जड़ दिया, जिससे अजय पंडित सोफे पर काफी देर तक बिलखता रहा। एक हटे कट्टे आदमी को ऐसे दुखी होकर रोते देख आरव यादव का मूड तुरंत काफी बेहतर हो गया। उसने अपने लिए एक कप चाय डाली। वाह, ये तो वाकई स्वादिष्ट है, ये चाय बहुत अच्छी है, थोड़ी मुझे भी दे देना। फिर आरव ने मुस्कुराते हुए सोफे के नीचे से चाय का डिब्बा निकाला और उसे एक प्लास्टिक बैग में डाल लिया।
अजय पंडित थोड़ी देर में सामान्य हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और आरव यादव को डर और हैरानी भरी नजरों से देखा। यहाँ तक कि उसके पिता शिवम पंडित ने भी उसे कई सालों से नहीं पीटा था। आरव यादव ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मन में आरव के प्रति कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह खुद को आरव के और करीब महसूस कर रहा था। अरे, कहीं मुझे पीटने वाले लोगों से प्यार तो नहीं हो जाता? अजय पंडित तुरंत सिहर उठा। वह इस बारे में और नहीं सोचना चाहता था क्योंकि यह विचार बहुत डरावना था। अजय पंडित को खुद को घूरते देख आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा, बस हल्का सा ही तो मारा है, मैंने सच में ज्यादा ताकत नहीं लगाई। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? चलो, बुरा मत मानना। और हाँ, करिश्मा बोस वाली बात दोबारा मत निकालना। वह बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि वह भविष्य में खुश रहे, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। अगर हम साथ आए तो अंत में परेशानियां ही होंगी। और वैसे भी अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो मैंने अपनी आज़ादी की लहरों का मजा लेना शुरू भी नहीं किया है। अभी कोई मुझसे शादी की उम्मीद न रखे। अजय पंडित ने थोड़ी देर दिमाग दौड़ाया, फिर उसे लहरों, मौज मस्ती, फ्लर्टिंग का मतलब समझ आया। वह इतना हंसा कि उसने आरव यादव को अंगूठा दिखाकर शाबाशी दी। भविष्य में जो कोई भी आरव यादव को बस एक हट्टा कट्टा अनपढ़ कहेगा, अजय उसके मुंह पर लात मार देगा। आरव तो खुद नए मुहावरे गढ़ रहा था। लहर जैसा शब्द अगर फैल गया तो नई पीढ़ी इसे हाथों हाथ लेगी। कितना कूल है, क्या टशन है, ये पक्का पॉपुलर होगा। भाई, अगर तुम्हारा यही अंदाज है तो मुझे डर है कि तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। अजय पंडित ने खुशी खुशी आरव के कंधे पर हाथ रखा और आंख मारते हुए कहा, तुम्हें बता दूं, इस साल ACIANPVT में 1 दर्जन से ज्यादा इंटर्न्स आए हैं। वे सिर्फ सीनियर ही नहीं, बल्कि जूनियर और सोफोमोर लड़कियां भी हैं। एकदम फ्रेश, कुछ दुबली, कुछ गठीली, हर किसी का अपना अंदाज है। कोई सुंदर है, कोई मासूम, कोई क्यूट, तो कोई एकदम हॉट। वाह भाई, मजा आ जाएगा। जैसे जैसे वह बात कर रहा था, अजय पंडित खुशी से झूमने लगा। वाकई, पुरुषों की खुशी बहुत साधारण होती है। जैसे ही वे अपने साझा शौक लड़कियों के बारे में बात करते हैं, वे तुरंत गहरे दोस्त बन जाते हैं। जोश में आकर अजय पंडित ने अपनी जांघ थपथपाए और कहा, रुको, मैं नीतू यादव को बुलाता हूँ, वह तुम्हें विस्तार से बताएगी। उसे सारी जानकारी है। ये कहकर अजय ने फोन मिला दिया। उस समय आरव यादव अपने शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और उसका ध्यान थोड़ा भटका हुआ था। जब तक वह समझ पाता, तब तक अजय फोन मिला चुका था। आरव बस एक ठंडी आह भर सका, हे भगवान, देखो, मैं मना नहीं करना चाहता था, पर यह पंडित भाई इतना उत्साहित है कि मैं मना ही नहीं कर पाया। अगर मैं बाघिन की गुफा में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? एक शेरनी ही तो है, देख लेंगे। सामने वाली बिल्डिंग में नीतू यादव को जब अजय पंडित का फोन आया तो वह थोड़ी हैरान हुई। लेकिन चूंकि अजय ने किसी गुप्त नंबर से नहीं बल्कि सीधे फोन किया था, तो उसने भी सामान्य रूप से फोन उठाया। उसका पति, जो आंखें सिकोड़कर उसकी बातें सुन रहा था, उसने गुस्से में हैंड्स फ्री बटन दबा दिया। जैसे ही फोन उठा, अजय पंडित की भारी और रौबीली आवाज कमरे में गूंजने लगी। नीतू यादव, तुरंत यहाँ आओ। मिस्टर पंडित, मैं आज छुट्टी पर हूँ। मैंने काफी समय से आराम नहीं किया है और पिछले हफ्ते मैं आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर थी। बकवास बंद करो, क्या तुम नौकरी करना चाहती हो या नहीं? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जब मैं कहूँ तुम्हें आना होगा। क्या तुम्हें साल के 6 लाख रुपए इसलिए मिलते हैं कि तुम बॉस को पलटकर जवाब दो? जैसे ही उसने अजय पंडित का सख्त और दबंग लहजा सुना, नीतू यादव तुरंत सीधी हो गई। ठीक है, मैं आ रही हूँ बॉस, आप गुस्सा मत होइए। मेरा काम के प्रति रवैया हमेशा सही रहा है। असल में मैं बस ये पूछना चाहती थी कि कंपनी में क्या काम है, ताकि मैं पहले से तैयारी कर सकूं। ये काम के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ उसका पति भी ढीला पड़ गया। साल के 6 लाख रुपए की सैलरी आज के ज़माने में एक साधारण कर्मचारी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा थी। अगर पत्नी की नौकरी गई तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये डायरेक्टर पंडित ही वह बड़े लीडर थे जिन्होंने अकेले दम पर उसकी पत्नी को मैनेजर की कुर्सी तक पहुंचाया था। अगर उन्हें नाराज किया तो कंपनी में उसकी पत्नी का कोई सहारा नहीं बचेगा। लीडर का लहजा इतना खराब सुनकर उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी ने कोई बड़ी गलती कर दी है। फोन पर अजय पंडित ने भी अपना लहजा थोड़ा नरम किया और कहा, कोई बिजनेस की बात नहीं है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता।
मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ और कंपनी के हालिया इंटर्न्स के बारे में जानकारी दो। और हाँ, साथ में उनकी फ़ोटो लाना भी याद रखना। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ये कहकर अजय पंडित ने फ़ोन रख दिया। नीतू यादव खामोशी से उठी और कपड़े बदलकर अपना ब्रीफकेस तैयार करने लगी। उसका पति थोड़ी देर तक देखता रहा। वह अपनी पत्नी को घर के कपड़े उतारकर सफ़ेद सूट और स्कर्ट पहनते हुए देख रहा था। पूरी प्रक्रिया बहुत शांत थी, जब तक कि नीतू ने अपना बैग पैक करते हुए कहा, हबी, डायरेक्टर पंडित का मतलब क्या है? इंटर्न्स का परिचय देना तो एचआर का काम है ना। और तुम तो फाइनेंस मैनेजर हो, तुम्हें एचआर के बारे में क्या पता? तुम एचआर को फ़ोन क्यों नहीं कर देती? अध्याय 87, आमना सामना। नीतू यादव ने बेरुखी से कहा, डायरेक्टर पंडित ने मुझे फ़ोन किया है और किसी और को नहीं। मैं दोबारा एचआर को फ़ोन कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं ऐसा करूँगी तो भविष्य में डायरेक्टर पंडित मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे? और बॉस का निजी मामला जितना गहरा हो, उसे उतनी ही अच्छी तरह से निपटाना चाहिए। तुमने अपनी कंपनी में ऐसी गलती कभी नहीं की होगी, है ना? उसके पति का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन ये सच था। उसे याद आया कि उसके बॉस ने भी पहले उसे अकेले बुलाया था, लेकिन तब उसने इसे झंझट समझा और दूसरे सहयोगियों को फ़ोन कर दिया था। उसके बाद बॉस ने उसे कभी अकेले नहीं बुलाया। उस समय वह मन ही मन खुश था कि उसके सिर से एक बड़ा बोझ टल गया और उसे लगता था कि उसके बाकी सहकर्मी कितने मूर्ख हैं। पर अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बॉस का भरोसा खो दिया है। हालांकि बॉस का भरोसा खो भी दिया तो क्या इससे उसकी सैलरी पर कोई असर पड़ा? नहीं। क्या वह अभी भी मजे में नहीं जी रहा? वह अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा नीतू यादव ने जल्दी से अपना ब्रीफकेस पैक किया और अपने बाल बांधने लगी। उसका पति खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या तुम अभी कंपनी जा रही हो? बाल बांधते हुए नीतू ने सहजता से कहा, वरना क्या तुम मुझे कंपनी छोड़ने चलोगे? पति एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नीतू ने शांति से कहा, तो फिर जल्दी से कपड़े बदलो, मैं जल्दी में हूँ। क्या तुम 3 मिनट में तैयार हो सकते हो? पति ने स्क्रीन पर गेम खेल रहे अपने साथियों को देखा और अनमने मन से कहा, क्या तुम थोड़ी देर बाद जा सकती हो? कितनी देर? 1 घंटा या आधा घंटा, कैसा रहेगा? हाँ, नीतू ने अपने बाल झटके, अपनी काली जुराबें निकाली और उन्हें पैरों पर चढ़ाना शुरू किया। पति की नज़रें तिरछी हुईं, उसके मन में अचानक हलचल हुई। उसने थूक पिटका और कहा, इतना सजने धजने की क्या ज़रूरत है? तुम काम पर जा रही हो, कहीं और नहीं। नीतू ने जुराबें पहनी, खड़ी हुई और लिविंग रूम की ओर बढ़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, हमारी कंपनी का ड्रेस कोड ऐसा ही है और ये 2 साल पहले लागू हुआ था। क्या तुमने आज इसे गौर किया? पति की सांसें अचानक भारी हो गईं और वह नीतू को गुस्से में घूरने लगा। नीतू बिना रुके दरवाजे की ओर बढ़ी, जूतों की अलमारी खोली और जूते बदलने लगी। उसकी धीमी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही थी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं सुझाव दूंगी कि तुम अपने आसपास के समाज पर ध्यान दो। 3 साल पहले से ही सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में ऐसा पहनावा अनिवार्य कर दिया गया है। अब तो ठीक खास रियल एस्टेट एजेंसियों में भी यही ड्रेस कोड है। महिलाएं सूट, स्कर्ट, हाई हील्स और स्टॉकिंग्स पहनती हैं और स्कर्ट घुटनों तक रहती है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। क्या तुम चाहते हो कि मैं बुर्का पहनकर बाहर निकलूं? विशाल खन्ना बेडरूम के दरवाजे पर तमतमाए चेहरे के साथ खड़ा था और नीतू को नफरत से घूर रहा था। मैंने देखा है कि जब से तुम फाइनेंस मैनेजर बनी हो, तुम मुझे नीचा दिखाने लगी हो। तुम मुझसे इतनी कड़वाहट से बात क्यों कर रही हो? नीतू शालीनता से मुड़ी और अपने पति को शांति से देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। विशाल को अचानक एहसास हुआ कि सामने खड़ी महिला थोड़ी अजनबी लग रही है। ऐसा लग रहा था कि वह अब यादों वाली वो डरपोक और नाजुक लड़की नहीं रही। उसकी प्रभावशाली आभा, भले ही उसने एक भी कड़वा शब्द नहीं कहा था और वह पहले की तरह रोई भी नहीं थी, उसे पहले से कहीं ज्यादा दबाव महसूस करा रही थी। थोड़ी देर बाद नीतू ने अचानक कहा, विशाल खन्ना, हमने प्यार की वजह से शादी की थी, है ना? कम से कम मैंने तो तुमसे प्यार की वजह से शादी की थी। विशाल दंग रह गया। विषय का यह अचानक बदलना उसे उलझन में डाल गया। तुरंत बाद नीतू ने अपनी बात जारी रखी, मैंने उस समय तुमसे कोई दहेज नहीं मांगा था और न ही घर में अपना नाम चाहा था, लेकिन घर की सजावट और सारा सामान मेरे परिवार ने ही खरीदा था। वह करीब 5 लाख रुपये थे, जो उस समय कोई छोटी रकम नहीं थी। और मेरा वेतन हमेशा घर के खर्चों में गया है, जबकि तुम्हारी सैलरी हर महीने जमा होती रहती है। क्या मैं सही हूँ? विशाल ने अपना मुंह खोला,
अचानक उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? क्या परिवार में इतना हिसाब रखा जाता है? नीतू थोड़ा मुस्कुराए, अपने माथे पर आए बालों को कान के पीछे किया और कहा, मुझे बस थोड़ा अजीब लगता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं है, मैं बाहर किसी मर्द से कोई गलत रिश्ता नहीं रखती। फिर तुम मुझे हमेशा मारते क्यों हो और हमारे बच्चों को भी मारते हो? विशाल के होंठ फड़फड़ाए। उसने अजीब तरीके से कहा, क्या मैंने शराब नहीं छोड़ दी? और मैंने तुम्हें 1 साल से ज्यादा समय से नहीं मारा है। नीतू बिना एक शब्द कहे अपने पति के पास जाकर खड़ी हो गई और अपनी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। विशाल को थोड़ी शर्मिंदगी और बेचैनी हुई। उसने कहा, क्या डायरेक्टर पंडित ने तुम्हें कंपनी आने के लिए नहीं कहा? जल्दी जाओ। नीतू ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे नफरत है। तुम एक काया की तरह दिखते हो। तुम्हें शक है कि मेरा चक्कर चल रहा है, पर तुम खुलकर बात नहीं करते। तुम्हारे मन में बस मुझे मारना आता है। क्यों, अब मारने की हिम्मत नहीं है? विशाल डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी, जो पहले इतनी सीधी थी, अचानक इतनी आक्रामक और उकसाने वाली बातें करेगी। वह इस बदलाव को सहन नहीं कर पाया। उसने नीतू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और उसके पेट पर लात मारी। नीतू तुरंत पीछे की ओर उड़ गई, संगमरमर के फर्श पर कई मीटर तक घिसटती चली गई और उसका सिर दीवार से धप की आवाज के साथ टकराया। विशाल उसे सहारा देने नहीं गया, नहीं उसे दोबारा मारने बढ़ा। इसके बजाय वो पास आया और नफरत भरी नजरों से नीतू को घूरने लगा। नीतू ने कराहा, एक हाथ से अपना पेट पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। एक गहरी सांस लेने के बाद वह फिर से खड़ी हुई और बिना डरे विशाल की आंखों में आंखें डाल दी। विशाल फिर से सहम गया। क्या आज इस औरत ने शेर का कलेजा खा लिया है? विशाल ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें जीने का शौक खत्म हो गया है? अगर तुम मरना चाहती हो तो आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नीतू ने हल्का सा हंसते हुए अपने पेट को सहलाया और कहा, मुझे मारना आसान है, मैं एक कमजोर औरत हूँ और तुमसे जीत नहीं सकती। लेकिन सोसाइटी में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुझे बस यह नहीं पता कि तुम मेरी लाश का क्या करोगे, या तुम्हारे उन खास दोस्तों में इतनी हिम्मत है कि वे लाश ठिकाने लगाने में तुम्हारा साथ दें। पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो पंडित डोन फोन करके मुझे गालियां देंगे, और अगर कल तक मैं उन्हें नहीं देखी तो वे पक्का घर ढूंढते हुए आ जाएंगे। तुम भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। विशाल के दिमाग में खून उबलने लगा। वह सच में उलझन में था, क्या ये औरत आज पागल हो गई है? अचानक उसे उकसाने की हिम्मत कहाँ से आई? पर विशाल की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह अपनी पत्नी के इस व्यवहार से अंदर तक हिल गया था। नीतू फिर मुस्कुराए और धीरे से कहा, बास्टर्ड। विशाल का पारा फिर चढ़ गया। औरत, क्या तू सच में मरना चाहती है? तुझे लगता है मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा? विशाल ने नीतू को जान से मार देने वाली नजरों से देखा, पर वह नहीं डरी। फिर नीतू ने कुछ ऐसा कहा जिससे विशाल ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। जब से हम डेटिंग कर रहे थे तुम्हें हमेशा शक रहता था कि मेरा बाहर कोई चक्कर है। तो सुनो, पहले सच में कोई नहीं था, लेकिन 1 साल पहले से है। अपना सीना तानकर नीतू ने ऊंची आवाज में कहा, मैं पंडित डोन के साथ सोई हूँ, सुना तुमने? हिम्मत है तो फिर से मारो, मेरे पेट में उसका बच्चा है। मारो मुझे, हिम्मत है तो मारो। नीतू पागलों की तरह चिल्लाने लगी। विशाल उस आवाज को सुनकर पूरी तरह पागल हो गया और पागलों की तरह अपने दोनों हाथ नीतू की गर्दन पर कस दिए। उसकी आंखें लाल थीं और वह चिल्लाया, मैं तेरा गला घोंट दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। नीतू ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस विशाल को अपनी गर्दन दबोचने दी। उसकी सुंदर आंखों में एक मुस्कान तैर रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक धुंधली होने लगी। अध्याय 88। कभी एक जैसे नहीं। सामने वाली बिल्डिंग में अजय पंडित ने फोन रखा तो आरव यादव खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम्हारा लहजा बहुत कड़क था, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि वह डर जाएगी? अजय पंडित हंसा और बोला, तुम नहीं समझोगे। अगर मैं विनम्रता से बात करता या प्यार भरा लहजा दिखाता तो उस आदमी को शक हो जाता। हाँ, थोड़ा सीखो मुझसे। आरव यादव एक पल के लिए अवाक रह गया और बस अजय पंडित को अंगूठा दिखा सका, साले बेशर्मी में तेरा कोई जवाब नहीं। एक कमीना बनने के लिए भी कितनी तकनीकी बारीकियों की जरूरत होती है, इससे तो एक सीधा सादा ईमानदार आदमी बने रहना ही बेहतर है। ये देखकर कि अजय पंडित का उठकर जाने का कोई इरादा नहीं है, आरव ने हैरानी से पूछा, क्या तुम कंपनी नहीं जा रहे? अगर उसका पति उसके साथ आ गया तो नीतू को कंपनी ही जाना पड़ेगा,
और वह दोबारा तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएगी। अजय पंडित ने शांति से कहा, चिंता मत करो, अगर नीतू कंपनी गई और मैं उसे नहीं मिला तो वह मुझे फिर से फ़ोन करेगी, तब मेरा जाना भी देर नहीं होगी। लेकिन अगर वह फ़ोन नहीं करती तो इसका मतलब है कि वह यहीं आ रही है। आरव यादव ये सुनकर दंग रह गया। वाह भाई, इस तरह से सोचने पर तो वाकई घर पर बैठकर इंतजार करना ही बेहतर है। वाकई कमीना बनने के लिए भी ऊंचे IQ, EQ और तकनीकी समझ की ज़रूरत होती है। दोनों यूं ही फालतू बातें कर रहे थे कि अचानक आरव की तेज नजरों ने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के लिविंग रूम में नीतू के पति ने उसे एक थप्पड़ जड़ा और फिर लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। धत तेरी की, लड़ाई शुरू हो गई। आरव ने अचानक गाली देते हुए कहा, क्या उसके पति को तुम दोनों के बारे में पता चल गया? विशाल खन्ना को पता चले या न चले, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसका घरेलू हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए गुंडे भी भेजे थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस लड़के की फितरत में ही औरतों पर हाथ उठाना है। अजय पंडित भी बालकनी पर आकर खड़ा हो गया और सामने वाले घर के लिविंग रूम को देखते हुए माथे पर बल डाला। आरव ने अजय पंडित की ओर देखा। वह थोड़ा हैरान था। उसे लगा था कि अजय बस एक अयाश आदमी है जिसे दूसरों की पत्नियों में दिलचस्पी है, पर अब लगा कि क्या इन दोनों के बीच वाकई कोई रिश्ता है। और घरेलू हिंसा। आरव भले ही खुद थोड़ा हिंसक स्वभाव का था, लेकिन वह घरेलू हिंसा से नफरत करता था। अपने प्रेमी या रिश्तेदारों पर ताकत आजमाना ये इंसानों वाला काम नहीं है। दुश्मन के साथ कुछ भी करना बदला हो सकता है, पर अपनों पर हाथ उठाना। सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू हिंसा में 0 और अनगिनत बार के बीच ही फर्क होता है। यह 1-2 बार में खत्म नहीं होती। जैसे ही आरव ने सुना कि विशाल खन्ना का घरेलू हिंसा का काला इतिहास है, उसके मन में नीतू के प्रति नफरत कम हो गई। वह भी एक बेचारी पीड़ित थी। तभी मामला और गर्मा गया। कुछ बहस के बाद विशाल ने अचानक दोनों हाथों से नीतू की गर्दन दबोच ली। तेरी तो, आरव फिर से चिल्लाया और तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। अजय पंडित ने मुंह खोला और आरव की तरफ एक गोल्ड कार्ड फेंका। इसे लो, लिफ्ट के लिए ये कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। आरव ने कार्ड तो ले लिया, पर वह मन ही मन बोल उठा, साले, तूने चोरी छिपे मिलने की कितनी तगड़ी तैयारी कर रखी है। कनेक्टिंग कार्ड तक तैयार हैं, पर घर की चाबी की एक कॉपी क्यों नहीं बनवा ली? लेकिन चूंकि अजय ने चाबी नहीं दी थी तो शायद उसके पास नहीं थी। अब आरव को बस तेज भागना था। किसी की जान दांव पर थी। आरव ने देर नहीं की। वह दरवाजे से निकलते ही बिजली की तेज रफ्तार से भागा। उसने लिफ्ट का इंतजार भी नहीं किया, बस सीढ़ियों से छलांगे मारते हुए 10 सेकंड में 12वीं मंजिल से नीचे पहुंच गया। फिर सामने वाली बिल्डिंग में कार्ड स्वाइप कर घुसा और फिर से सीढ़ियों से ऊपर भागा क्योंकि वह लिफ्ट से तेज था। कुछ ही सेकंडों में आरव फ्लैट नंबर 1202 के सामने था और उसने दरवाज़ा खटखटाया। मिस यादव, दरवाज़ा खोलिए। आरव की ताकत मामूली नहीं थी। उसने कुछ ही घूंसों में मजबूत दरवाजे को हिलाकर रख दिया। अंदर नीतू की गर्दन दबा रहे विशाल खन्ना की तंद्रा इस शोर से टूटी। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। वह बुरी तरह डर गया और उसने गर्दन छोड़ दी। नीतू बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। नीतू को बेसुध देख विशाल घबरा गया और उसने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह खुद भी जमीन पर ढेर हो गया। उसके पैर कांप रहे थे। वह अपनी पत्नी को पीटने तक तो शेर था, पर हत्या करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे लगा कि उसने नीतू को मार डाला है। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वक्त जैसे ठहर गया था। तभी नीतू के शरीर में हलचल हुई। उसने कुछ बार खांसा और फिर एक लंबी सांस ली। उसकी सांसें वापस लौट आई थीं। विशाल हक्का बक्का रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि नीतू मरी नहीं है। वह कातिल नहीं बना। विशाल फूट फूट कर रोने लगा। वह कांपते हाथों से अपना चेहरा ढककर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि नीतू बच गई, वरना उसे फांसी हो जाती। वह अभी जवान था। वह मरना नहीं चाहता था और न ही पुलिस से डरकर चूहों की तरह भागना चाहता था। इधर दरवाजे के बाहर आरव को अजय का फोन आया। ये सुनकर कि नीतू ठीक है, उसने राहत की सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। नीतू ने अपना सिर झटका, खुद को बैठने के लिए मजबूर किया और विशाल की तरफ देखा जो घुटनों में सिर दिए सुबक रहा था। काफी देर बाद नीतू ने भावुक होकर कहा, तुम अभी भी एक ऐसे बच्चे हो जो कभी बड़े नहीं हो सकते। विशाल ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। नीतू ने कहा, चलो तलाक लेते हैं, मुझे घर बार कुछ नहीं चाहिए। विशाल ने चुपचाप सिर हिला दिया। नीतू खामोशी से उठी, बेडरूम में गई और अजय पंडित को फोन किया। पंडित भाई, मैंने उसे सब बता दिया है, क्या तुम अब भी मुझे अपनाओगे?
अजय पंडित एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें शादी का वादा नहीं दे सकता, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। तुम इस बारे में दोबारा सोच लो। नीतू कड़वाहट से मुस्कुराई, क्या तुम्हें लगता है मैं अब दोबारा शादी की हिम्मत करूंगी? अगले साल मैं एक बच्चा चाहती हूँ, क्या ये हो पाएगा? अजय ने राहत की सांस ली और कहा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम्हारा तलाक हो जाएगा तो ये घर मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगा। नीतू के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। उसने बस 10 मिनट में अपना छोटा सा सूटकेस पैक किया, कुछ जरूरी कपड़े, अपना लैपटॉप और बैग लिया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कल सुबह 9 बजे मैं कोर्ट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना पहचान पत्र लाना मत भूलना। नीतू ने विशाल से कहा, क्या क्या हम तलाक न लें? विशाल ने मुश्किल से कहा, मुझे एक मौका और दो। मुझे डर है कि अगली बार मैं जिंदा नहीं बचूंगी। नीतू ने शांति से जवाब दिया। विशाल खामोश हो गया। नीतू जब सूटकेस लेकर नीचे आई तो सामने एक रेंज रोवर खड़ी थी। अजय पंडित कार के पास खड़ा उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी बाहें फैला दी। नीतू रोते हुए अजय की बाहों में समा गई। आरव यादव ये सब ऊपर से देख रहा था। उसकी नजरें बहुत तेज थीं। उसने देखा कि विशाल खन्ना अभी भी अपनी खिड़की के पास खड़ा नीचे उन दोनों को गले मिलते देख रहा था। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। आरव ने एक ठंडी सांस ली। उसे अजय पंडित के लिए चिंता हुई। भाई, तुम्हारी हालत अच्छी है, शक्ल भी ठीक है, तो कोई कुंवारी लड़की क्यों नहीं ढूंढते? तलाकशुदा भी चलती, पर एक शादीशुदा औरत। भले ही इनका रिश्ता टूट गया है, पर कानूनी तौर पर तो वह अभी भी किसी की पत्नी है। ये सब सही नहीं है। एक लंबी आह भरते हुए आरव को न जाने क्यों अचानक सिया शर्मा की याद आ गई और वह अचानक चौंक गया। भाड़ में जाओ, मैं और अजय पंडित बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। ये नामुमकिन है कि मुझे किसी ऐसी औरत में दिलचस्पी हो जिसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो। बिल्कुल नहीं। अध्याय 89, असली आवारा शहजादा। विशाल खन्ना के सामने जो नीतू अभी शेरनी बनी हुई थी, अजय पंडित के सामने वह एक छोटी बच्ची की तरह कमजोर पड़ गई। उसने अजय की बाहों में खुद को झोंक दिया और अपनी लाल आंखों से काफी देर तक रोती रही। आरव यादव ने पीछे से एक ठंडी आह भरी और बोला, तुम दोनों का हो गया हो तो जल्दी चलो, मुझे घर जाना है, मैं थक गया हूँ। तभी नीतू यादव ने गौर किया कि आरव यादव वास्तव में कार की पिछली सीट पर बैठा था। उसने अभी भी धूल और तेल के धब्बों वाले काम के कपड़े पहने हुए थे। अजय पंडित ने मुस्कुराते हुए पीछे का दरवाजा खोला, नीतू को कार में बैठने में मदद की और आरव से बोला, दोपहर में मैं मेजबान हूँ, हम साथ में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद मैं इस आंखों में खटकने वाले कबाब में हड्डी को कहीं छोड़ दूंगा, फिर हम अपनी अलग दुनिया में चलेंगे। फिर उसने आरव से कहा, अबे ओ पागलों की तरह क्या देख रहा है, बाहर निकल और गाड़ी चला। और ये मेरी बंदी है, इसे भाभी बोल। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर तुमने मुझसे गाड़ी चलवाई तो मैं नहीं चलाऊंगा। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आरव यादव ने चिढ़कर कहा, अपनी बंदी को लो और अगली सीट पर बैठो। जल्दी करो और ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अजय पंडित एक पल के लिए अवाक रह गया। सामान्य समय में बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है? सड़क पर इतनी गाड़ियां हैं, किसे पता कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? लेकिन स्थिति अब वाकई अलग थी। आरव यादव ने कहा कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो मतलब वाकई नहीं है। वह गाड़ी चला सकता है या नहीं, यह अहम नहीं था। अहम ये था कि अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो। आरव पर अभी भी कुछ लोगों की नजरें थीं, इसलिए वह कोई फालतू मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए अजय पंडित के पास कोई चारा नहीं था। उसने नीतू को बगल वाली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरव यादव ने जानबूझकर जम्हाई ली और पिछली सीट पर पैर फैलाकर बैठ गया, जैसे वह बहुत मजे में हो। इसे देखकर अजय पंडित को बहुत गुस्सा आया। नीतू यादव ये सब देखकर मुस्कुरा दी। उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे एहसास हुआ कि आरव यादव कोई साधारण आदमी नहीं है। ये भयानक दिखने वाला शख्स वाकई खास था, तभी अजय पंडित उसके साथ इतने दोस्ताना और सम्मानजनक तरीके से पेश आ रहे थे। बेशक अजय पंडित का गुस्सा बस दिखावा था, वह तो बस आरव के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। भाइयों के बीच अगर ऐसी नोक-झोंक न हो तो बोरियत हो जाती है। कम्युनिटी से बाहर निकलते ही अजय पंडित ने कहा, मैं बाद में किसी को बोलकर तुम्हारे लिए लाइसेंस का जुगाड़ करवा दूंगा। 1 हफ्ते में तुम्हारे हाथ में लाइसेंस होगा। आरव ने आलस में कहा, जो करना है करो, पर मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं है, मैंने ज्यादा गाड़ियां नहीं चलाई हैं। और हाँ, मुझे कोई बहुत महंगी गाड़ी मत देना।
मेरे लिए ऐसी गाड़ी बढ़िया है जो साधारण दिखे और मजबूत हो। अजय समझ गया कि आरव दिखावे से दूर रहना चाहता है। उनके लिए गाड़ी बस आने जाने का साधन थी, आखिर वे कोई लड़कियां घुमाने के लिए तो गाड़ी नहीं ले रहे थे। रास्ते में अजय ने 2 फोन किए, एक होटल में प्राइवेट रूम बुक करने के लिए और दूसरा आरव के लिए नए कपड़ों का इंतजाम करने के लिए। वह नहीं चाहता था कि आरव तेल लगे कपड़ों में होटल जाए, क्योंकि इससे लोग उन्हें और ज्यादा घूरते। आरव यादव पीछे बैठा देख रहा था कि अजय एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था और दूसरा हाथ नीतू की ओर बढ़ा रहा था। बीच के आर्मरेस्ट की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, पर वह हाथ पक्का नीतू की जांघ पर था। नीतू की सूट्स कट के नीचे उसकी सुडौल टांगों का ख्याल आते ही आरव के मुंह से गाली निकली, धत्तेरी की। जब अजय ने फोन रखा तो आरव गुस्से में बोला, पंडित साहब थोड़ा शांत हो जाओगे? क्या मुझे मरा हुआ समझ रखा है? नीतू तुरंत शर्म से लाल हो गई और उसने अजय का हाथ हटा दिया। अजय पंडित हंसा और बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था। चू खाना खाते वक्त तुम मेरे भाई को कंपनी की इंटर्न्स के बारे में बताना। आज तो छोड़ो, किसी और दिन उनके साथ मीटिंग फिक्स करते हैं। नीतू ने झट से हाँ की और आरव की ओर देखते हुए झिझकते हुए पूछा, यादव जी आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? अभी कंपनी में 6 फीमेल इंटर्न्स हैं, सभी दिखने में बहुत अच्छी हैं। नीतू सावधान थी। कार में बैठने के बाद से आरव ने उससे सीधे बात नहीं की थी और वह दूरी उसे थोड़ा परेशान कर रही थी। उसे पता था कि आरव और अजय का रिश्ता बहुत गहरा है। आरव अजय के फैसलों को पूरी तरह प्रभावित कर सकता था, इसलिए वह उसे कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। हालांकि आरव ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अजय से कहा, पंडित भाई ज्यादा उत्साहित मत हो। विशाल खन्ना वाला मामला मुझे अभी खत्म होता नहीं लग रहा। आरव की बात सुनकर नीतू चौंक गई। उसे लगा शायद आरव को उस पर शक है, तो उसने तुरंत सफाई दी, मैंने उसे आते वक्त कह दिया था कि कल सुबह 9 बजे कोर्ट के बाहर मिलना है, वह मान गया था। अजय पंडित ने पूछा, भाई तुम्हें क्या लगा? आरव ने सपाट लहजे में कहा, जब तुम दोनों नीचे गले मिल रहे थे तो वह बूढ़ा विशाल ऊपर खिड़की से तुम दोनों को घूर रहा था। नीतू फिर से सिहर उठी। उसे याद आया कि कैसे विशाल ने अभी पागलों की तरह उसका गला दबाया था, उसका शरीर कांपने लगा। अजय ने पूछा, क्या वह लड़का सच में कुछ करने की हिम्मत करेगा? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है वह लड़का च्युइंग गम जैसा है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तलाक का मतलब यह नहीं कि मामला खत्म हो गया, इसलिए सावधानी बरतना। मेरा सुझाव है कि तुम दोनों अब उस कम्युनिटी में न रहो। हर दिन उसके सामने जाकर उसे उकसाना ठीक नहीं है। और आखिरी बात, मुझे इस तरह के लफड़ों को सुझाने के लिए मत कहना। आरव ने साफ कर दिया। आरव की आखिरी बात सुनकर नीतू का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई भी बेवकूफ बता सकता था कि आरव उसे पसंद नहीं करता। हालांकि उसने कुछ बुरा नहीं कहा था, पर उसका रवैया साफ था। अजय पंडित ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। अगर वह नीतू को बहुत पसंद न करता तो इस झमेले में पड़ता ही नहीं। लेकिन आरव का नजरिया उसके लिए बहुत मायने रखता था। आखिर आरव उसका जीवन रक्षक था। वह एक औरत के लिए आरव को नाराज नहीं कर सकता था। औरत कितनी भी अच्छी हो, अपनी जान से बढ़कर नहीं होती। आखिरकार आरव कोई साधारण बॉडीगार्ड नहीं था, अजय उसे अपना भाई मानता था। नीतू ने अजय के चेहरे के भाव देखे और समझ गई कि आरव की बातें असर कर रही हैं। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे आरव से पूछा, यादव जी क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? आरव को उम्मीद नहीं थी कि यह औरत उससे सीधे बात करने की हिम्मत करेगी। इस साहस को देखकर उसे समझ आया कि अजय ने इसे कंपनी का फाइनेंस मैनेजर क्यों बनवाया है। ये औरत काफी शातिर थी। चूंकि वह अजय पंडित की करीबी थी, आरव उससे सीधा झगड़ा नहीं करना चाहता था, और सच तो ये था कि उसके मन में नीतू के लिए कोई नफरत नहीं थी। बस उसे नीतू का तरीका पसंद नहीं था। उसे नीतू के प्रति बस थोड़ी सहानुभूति थी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है और मैं पंडित भाई की निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में तुम पंडित भाई के साथ ईमानदारी से रहोगी। आखिर अब तुम्हारे पास यही एक विकल्प है। नीतू ने राहत की सांस ली और वादा किया। उसे लगा जैसे सब ठीक हो गया हो। अजय पंडित का मूड भी ठीक हो गया। उसने स्टीयरिंग थपथपाया और हंसते हुए बोला, भाई आज रात मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बिल्लियां दिखाऊंगा। बिल्लियां? आरव को अचानक याद आया कि पिछली बार अजय ने उत्तर की पर्शियन कैट के बारे में कुछ कहा था, यानी रूसी लड़कियां। तेरी तो भाई का दिल वाकई बहुत बड़ा है। यह आदमी ही असली आवारा शहजादा है।
पिछली जिंदगी में ये पक्का कोई रंगीला घोड़ा रहा होगा। अध्याय 90 स्टार क्लब। तलाक वास्तव में कोई मामूली बात नहीं है, कम से कम आरव यादव तो यही मानता था। जब एक परिवार टूटता है तो वह मामूली कैसे हो सकता है। ऊपर से अभी 2003 का समय था, 2019 जैसा नहीं जहां तलाक की दर 50% के करीब पहुंच गई हो। इस दौर में हर परिवार के लिए तलाक एक बहुत बड़ी घटना होती थी। हैरानी की बात यह थी कि नीतू यादव, जिसका अभी तलाक होने वाला था, बगल में ही बैठी थी। और इस सब की जड़ अजय पंडित बड़ी बेशर्मी से कह रहा था कि वह आरव को रूसी बिल्लियों के साथ खिलाने ले जाना चाहता है। आरव बस लंबी सांस ही ले सकता था, इस आदमी की नसें वाकई लोहे की बनी हैं। भले ही नीतू तुम्हारी प्रेमिका हो, पर दूसरों के सामने तो उसका थोड़ा सम्मान रखना चाहिए, है ना। ये बंदा वाकई कोई साधारण आदमी नहीं था। और नीतू यादव, जो बगल में बैठी थी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरव को इस पर आश्चर्य नहीं हुआ। ये दोनों 1-2 दिन से साथ नहीं थे। नीतू को अजय के स्वभाव के बारे में सब पता होगा। चूंकि उसने इस आवारा शहजादे को चुना था, तो इसका मतलब था कि अजय पंडित में कोई बड़ी खूबियां होंगी, जिसके कारण वह उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देती थी। वे खूबियां क्या थीं, आरव इसका अंदाजा नहीं लगाना चाहता था। भले ही आरव दूसरों की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन किसी महिला के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला ऐसी बातें करना कुछ ज्यादा ही था। ऊपर से इसकी जरूरत क्या थी। आरव ने सूखी खांसी की और याद दिलाया, पंडित भाई, अपने दाईं ओर देखो। नीतू यादव तुरंत खिलखिलाकर मुस्कुराए। उसने मुड़कर आरव को एक बड़ी मुस्कान दी। अब उसके मन में आरव के लिए सम्मान और बढ़ गया था। भले ही आरव ने साफ कर दिया था कि वह उसे पसंद नहीं करता, लेकिन कम से कम वह दूसरों का सम्मान करना जानता था। अजय पंडित ने पहले दाईं ओर देखा, फिर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, भाई, तेरी शक्ल देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तू अंदर से इतना कोमल है, जैसे कोई कलाकार कढ़ाई कर रहा हो। पर इसकी जरूरत नहीं है। भाई, एक बात बता दूं, नीतू और मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बिल्लियों के साथ खेलने जैसी छोटी बातें हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करेगी, और नीतू इन छोटी मोटी बातों पर बुरा नहीं मानती। भाई, अगर आगे कभी तेरा मन हो बिल्ली पालने का, तो खुलकर बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। आरव यादव, भाड़ में गई तेरी बिल्ली, तेरा पूरा खानदान बिल्ली पाले। साला, खुद बिल्ली के साथ खेलना चाहता है और नाम मेरा लगा रहा है। मैं ये बदनामी अपने सिर नहीं लूंगा। आरव गुस्से में बोला, भाड़ में जाओ, मुझे कोई बिल्ली विल्ली नहीं खेलनी। अगर तुम बाहर जाकर ये सब गुल खिलाना चाहते हो, तो मेरा नाम मत लो। मुझे डर है कि कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। जल्दी चलो, खाना खाते हैं, मुझे घर वापस जाना है। बीमार पड़ने की बात सुनकर नीतू का चेहरा थोड़ा उतरा, पर अजय पंडित अब भी बेपरवाह था। वह अश्लील ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तूने ही तो कहा था कि तुझे मिस्सिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर घर जाने की इतनी जल्दी क्या है। देखो, नीतू और मैं शादी नहीं कर सकते, पर इससे हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आती। फिक्र मत कर, भाई सब समझता है। मैं ये बात गुप्त रखूंगा। मैं कंपनी की किसी लड़की को कुछ नहीं बोलूंगा। जब तू कंपनी ज्वाइन करेगा, तो जो पसंद आए उसके साथ मजे करना। एक मर्द का सुनहरा समय बस 10 साल का होता है, जितना खेल सको खुलकर खिलो। आरव फिर निशब्द रह गया। उसका मन हुआ कि इस लड़के का मुंह नोच ले। नीतू यादव को भी ये सुनकर शर्माने लगी। उसने अजय को नफरत से घूरा और कहा, रास्ते पर ध्यान दो और कम बोलो। आरव ने हल्के से खांसते हुए कहा, पंडित भाई, तुम गलती कर रहे हो। दरअसल तुम्हारी बुआ को मुझसे कुछ काम है। अजय पंडित की अश्लील हंसी अचानक रुक गई, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। उसकी आवाज ही नहीं निकली। अरे, अभी तो बहुत जोर से हंस रहे थे, अब क्या हुआ? गूंगे हो गए? आरव ने मजे लेते हुए पूछा। तेरी ऐसी की तैसी। अजय पंडित गुस्से में थूकते हुए बोला, बच्चे, अपनी हद में रहो। अगर खेलना है तो बाहर खेलो, मेरी बुआ को परेशान मत करना, वरना मेरा असली रूप देख लोगे। अरे, बुआ के साथ इतना लगाव। अब आरव की बारी थी अजय को चिढ़ाने की। अजय पंडित ने उसे घूरते हुए कहा, भाई होने के नाते चेतावनी दे रहा हूँ। अगर मेरी बुआ पर डोरे डालने हैं, तो पहले मेरे फूफा के खानदान के बारे में पता कर लेना, ठीक है? वरना किसी दिन सड़क पर लावारिस लाश मिलोगी। अब आरव को वाकई उत्सुकता हुई। उसे नहीं पता था कि साक्षी पंडित शादीशुदा है। पिछली जिंदगी में साक्षी की मौत की खबर वायरल हुई थी, पर परिवार का जिक्र नहीं था। अजय पंडित जैसे लोगों को छोड़ो, पर पति के परिवार का जिक्र न होना अजीब था। क्या साक्षी पंडित के पति का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड था?
आरव ने मन में सोचा कि मौका मिला तो वह साक्षी पंडित को जरूर आजमाएगा। उसे अजय जैसा कोई शौक नहीं था, उसे तो बस चुनौतियों से प्यार था। ये देखकर कि आरव अब भी नहीं डरा, अजय घबरा गया और खुद को ही कोसने लगा, मुझे ये बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। अजय ने तय किया कि वह बाद में आरव से अकेले में बात करेगा और उसे पूरी गंभीरता समझाएगा कि उसकी बुआ के साथ फ्लर्ट करना मौत को दावत देना है। जल्द ही वे खाने की जगह पहुंच गए। ये शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राइवेट क्लब था। बाहर से यह एक साधारण रिहायशी इलाका लगता था, पर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बेहद सख्त थी। आरव की पारखी नजरों ने तुरंत ताड़ लिया कि यहाँ के गार्ड्स कोई मामूली दरबार नहीं, बल्कि सेना से रिटायर हुए अनुभवी जवान थे। दरवाजे पर कपड़े बदलने के बाद अजय पंडित ने अपना मेंबरशिप कार्ड स्वाइप किया और आरव व नीतू को अंदर ले गया। कार एक विशाल दीवार के पीछे मुड़ी, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पूरे क्लब हाउस में कोई भी इमारत 5 मंजिल से ऊपर नहीं थी। इमारतों की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, जिससे वे किसी पुरानी फैक्ट्री या छोड़ी हुई बस्ती जैसी लग रही थी। पार्किंग में उतरते ही आरव ने देखा कि नीतू यादव थोड़ी घबराई हुई थी और अपना मेकअप ठीक कर रही थी। आरव ने पूछा, पंडित भाई, ये कौन सी जगह है? अजय ने सिगरेट जलाते हुए सहज भाव से कहा, स्टार क्लब दिल्ली ब्रांच। हम कभी नाम नहीं सुना। अजय पंडित की सिगरेट उसके गले में अटक गई। उसकी धुंस काम नहीं आई। उसने बस इतना कहा, भाई, तेरी काबिलियत देखते हुए तू भी जल्द ही यहाँ का मेंबर बनेगा, वह भी इनविटेशन के साथ। नीतू यादव ने हैरानी से सिर उठाकर छोटे आईने के ऊपर से आरव को ऐसे देखा जैसे वह कोई चमकता हीरा हो। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने स्टार क्लब का नाम पहले कभी नहीं सुना था और वह खुद की काबिलियत पर भरोसा रखता था, न कि रसूखदारों के साथ संबंध बनाने पर। आरव ने कहा, तुमने रूम बुक किया था न, तो यहाँ खड़े क्यों हो? अजय पंडित उदास होकर बोला, क्या तुम्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही? ये स्टार क्लब है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने ये नाम नहीं सुना। आरव ने हाथ फैलाए। तो आरव को बेपरवाह देख अजय ने हार मान ली। उसने सीधे मुद्दे की बात की, जब मैंने रूम बुक किया तो ऑपरेटर ने बताया कि जिस रूम में मैं अक्सर जाता हूँ वह पहले ही बुक हो चुका है। मैंने पूछा कि किसने किया है, तो उसने बताया वह तुषार सक्सेना है। आरव, जो अब तक अजय की फालतू बातें सुन रहा था, तुषार सक्सेना का नाम सुनते ही चौंक गया। उसे तुरंत याद आ गया कि यह कौन है। दुश्मन खुद चलकर सामने आया है। बहुत अच्छे। अध्याय 91, साक्षी पंडित का पूर्व पति कौन है? जैसे ही तुषार सक्सेना का नाम आया, आरव यादव के मन में तुरंत गुस्सा भर गया। आरव यादव और इस आदमी के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कोई पुराना बैर था। बस अंजलि राव के नए पति को खुश करने के लिए इस आदमी ने आरव यादव की हत्या करने के लिए गुंडे भेजे थे। अगर सक्सेना परिवार का इतना प्रभाव न होता तो आरव यादव ने अब तक सीधे इसका हिसाब चुकता कर दिया होता। सच तो यह है कि भले ही इस शरीर के असली मालिक विनय श्रीवास्तव ने अंजलि राव से शादी की थी, लेकिन तलाक और बदनामी का सारा बोझ आरव यादव को उठाना पड़ा था, जो अभी अभी इस शरीर में आया था। 7 साल की शादी और फिर भी वह कुंवारा। क्या कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने दिमाग से ऐसा कर सकता है? इसलिए भले ही आरव यादव ने कुछ न कहा हो, लेकिन उसके मन में अभी भी काफी कड़वाहट थी। अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता तो ये सबसे अच्छा परिणाम होता। अदिति राव बहुत प्यारी बच्ची है और आरव यादव को उसे अकेले पालने में कोई आपत्ति नहीं थी। कम से कम वह अदिति को उसकी लापरवाह मां के भरोसे तो नहीं छोड़ता। अंजलि राव किसके साथ रहना चाहती है, राव परिवार किसे दामाद बनाना चाहता है, इससे आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर कोई अपनी जिंदगी जीता, यहाँ तक कि राव परिवार के बुजुर्ग द्वारा वादा किए गए 100 करोड़ के इनाम की बात भी आरव ने उसे धोखा मानकर स्वीकार कर लिया था। उसके पास भविष्य की 16 साल की भविष्यवाणियां थीं, वह आराम से एक सुखी जीवन जी सकता था। वह 100 करोड़ का धोखा उसके लिए बस एक याद बनकर रह जाता। शांति से जीने की स्थिति को तुषार सक्सेना ने तोड़ दिया था। उसने आरव को मारने के लिए 2 लोग भेजे थे। ये बहुत ज्यादा था, इसलिए आरव यादव के मन में उसने तुषार सक्सेना को पहले ही मौत की सजा सुना दी थी, बस उसे तुरंत अंजाम देना असुविधाजनक था। एक मानव मशीन के लिए जो मानव शरीर की संरचना में माहिर हो, किसी को मारना कोई कठिन काम नहीं था। अजय पंडित ने जैसे ही तुषार सक्सेना का नाम लिया, ये विचार आरव के दिमाग में बिजली की तरह कौंधे और उसने तुरंत एक फैसला लिया। आरव यादव ने सहज भाव से कहा, पंडित भाई, अगर तुम यहाँ खड़े हो और अंदर नहीं जा रहे, तो क्या तुम मुझे उस व्यक्ति के साथ आमने सामने भिड़ाने की योजना बना रहे हो?
मेरी उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तो फालतू बातें मत करो। मैंने आज पहली बार उसका नाम सुना है, मैं उसे जानता तक नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम लो प्रोफाइल रहे और बेवजह दुश्मन न पालें। चलो प्राइवेट रूम में खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। अजय पंडित ने हैरानी से आरव की ओर देखा। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह वाकई तुषार सक्सेना को नहीं जानता हो और उससे उलझना न चाहता हो। लेकिन अजय अचानक से हर उठा। एक पल में अजय पंडित समझ गया कि आरव क्या सोच रहा है। ये भाई वाकई तुषार सक्सेना को जान से मारना चाहता है, इसलिए वह भी उससे बच रहा है ताकि बाद में उस पर शक न जाए। अगर वह वाकई तुषार को मारना नहीं चाहता तो आरव उसे नीचा दिखाने या उसे परेशान करने का मौका कभी नहीं छोड़ता। ये सामान्य मानवीय स्वभाव है। अजय पंडित ने थूक गटका। उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। दरअसल उसका शुरुआती विचार दोनों के बीच सुलह करवाने का था। तकनीकी रूप से सक्सेना परिवार और वे एक ही खेमे के थे, लेकिन अब अजय ने कुछ न कहने का फैसला किया। अगर आरव तुषार को मारना चाहता है तो बीच में पड़ना दोनों तरफ से मुसीबत मोल लेना होगा। अजय पंडित ने तुरंत फैसला किया कि वह इस मामले में तटस्थ रहेगा और उसे ऐसा नाटक करना होगा जैसे वह कुछ नहीं जानता। सिगरेट का टुकड़ा फेंककर उसे कुचलते हुए अजय ने दृढ़ता से कहा, स्वाद के मामले में ये प्राइवेट क्लब वाकई कुछ खास नहीं है। मैं एक मछली वाला रेस्टोरेंट जानता हूँ जो बहुत बढ़िया है, चलो वहीं चलते हैं। नीतू यादव, जो अपना मेकअप ठीक करने में व्यस्त थी, दंग रह गई। यह क्या हो रहा है? मेकअप लगभग पूरा हो गया है, खाना अभी तक खाया नहीं और हम अचानक जा रहे हैं। ये एक स्टार क्लब था, कोई मामूली क्लब नहीं। क्या एक मछली वाला रेस्टोरेंट इससे मुकाबला कर सकता है? पर फैसला अजय का था। नीतू निराश तो थी, पर वह जानती थी कि वह अजय पर निर्भर है। उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं चल सकती थी। उसने चुपचाप अपना आईना बैग में रख लिया। आरव यादव ने अजय पंडित को गहराई से देखा। वह समझ गया कि अजय उसके विचारों को ताड़ चुका है। कितना चतुर लड़का है, आरव ने सोचा। अजय का आगे बढ़ना और स्टार क्लब का मेंबर बनना सिर्फ उसके पिता की वजह से नहीं हो सकता था। शिवम पंडित भले ही शहर के एक अमीर गांव के प्रधान थे, पर उनका प्रभाव इतना बड़ा नहीं हो सकता था कि अजय अपर क्लास में शामिल हो जाए। गांव का प्रधान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह आखिर एक प्रशासनिक गांव तक ही सीमित रहता है। तो फिर अजय पंडित की सामाजिक स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंची? क्या इसका कारण साक्षी पंडित का शक्तिशाली पूर्व पति था, या पंडित परिवार का कोई और रसूखदार सदस्य? साक्षी पंडित के पूर्व पति वाली बात सबसे सटीक लग रही थी। साक्षी की जिंदगी और करियर को देखते हुए बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के एक महिला का इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बनना असंभव था। आरव यादव खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, पंडित भाई, तुम्हारी बुआ का पूर्व पति कौन है? नीतू यादव ने भी तुरंत ध्यान से सुनने के लिए कान खड़े कर लिए। अजय पंडित की आंखें एक पल के लिए घूमी और उसने सहजता से कहा, तुम यह उससे सीधे ही क्यों नहीं पूछ लेते? वैसे तो वह अपनी शादी के बारे में बात नहीं करती, बस इतना कहती है कि वह सिंगल है। चूंकि तुम्हें पता है कि उसका तलाक हो चुका है, तो तुम पक्का और भी बहुत कुछ जान सकते हो। ऐसा जवाब सुनकर आरव यादव भी सोच में पड़ गया। तेरी तो, मेरा और साक्षी पंडित का रिश्ता अभी उस मोड़ तक नहीं पहुंचा है ना? और मुझे नहीं लगता कि साक्षी के मन में मेरे लिए वैसा कुछ है। धत, अजय पंडित मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है। अध्याय 92, आयाश तुषार सक्सेना। आरव यादव मूर्ख नहीं था, उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया, क्या अजय पंडित साक्षी पंडित के साथ उसके रिश्ते को परखना चाहता था। हालांकि आरव को नहीं पता था कि उसका यह अंदाजा सही है या नहीं, या अजय ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे यह बहुत असहज लगा। अगर तुम मुझे असहज करोगे तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। इसलिए आरव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और यह नाटक किया जैसे उसने कुछ भी असामान्य नोटिस नहीं किया है। उसने सहजता से कहा, ठीक है, मैं बाद में उससे पूछने का मौका ढूंढ लूंगा। ये सुनते ही अजय पंडित की भौहें कांप उठी। अगर आरव ने अभी विनम्रता दिखाई होती और कहा होता कि मैं पक्का नहीं कह सकता, वह शायद मुझे ऐसी बात न बताए, तो अजय को उतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि अजय अपनी बुआ को बहुत अच्छी तरह जानता था। लेकिन आरव ने कोई विनम्रता नहीं दिखाई, बल्कि सीधे कह दिया, मैं उससे बाद में पूछ लूंगा। इतनी सादगी से अजय पंडित को लगा कि यह सादगी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है, एक अटूट भरोसा। इसका मतलब आरव और साक्षी के बीच का रिश्ता काफी गहरा हो चुका है। पक्का। अब अजय पंडित के परेशान होने की बारी थी। आरव ने बात आगे नहीं बढ़ाई और बस इतना कहा, चलो मछली वाले रेस्टोरेंट चलते हैं, मुझे भूख लगी है।
अजय ने अपनी घबराहट को दबाया और गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वे अभी 2 मीटर भी नहीं चले थे कि एक BMW SUV चीप की आवाज के साथ पास ही पार्किंग में रुकी। तुषार सक्सेना नीचे उतरा और अजय को आवाज दी, अरे अजय, अभी क्यों जा रहे हो? चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। गाड़ी की दूसरी तरफ से एक लंबी और आकर्षक महिला उतरी। उसने काफी छोटे कपड़े पहने थे और उसकी लंबी सफेद टांगें चमक रही थी। अजय पंडित बेबस महसूस करने लगा। ये वही स्थिति थी जिससे वह बचना चाहता था। तुषार सक्सेना ने आरव को देख लिया था। अब अगर वह आरव को परेशान करे तो क्या अजय उसे रोके या नहीं? आरव को भी अब समझ आ गया होगा कि अजय उसे यहाँ सुलह कराने के लिए लाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अजय को पता था कि आरव अभी शांत है क्योंकि वह बाद में तुषार को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा है। अब क्या वह तुषार को चेतावनी दे? अगर दी तो तुषार मानेगा नहीं क्योंकि उसे नहीं पता कि आरव कितना खतरनाक है। और अगर आरव नाराज हो गया तो वह अजय को भी नहीं छोड़ेगा। आगे कुआं पीछे खाए, अजय ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, यार अभी भूख नहीं है। अचानक मेरा मन मछली पकड़ने का हो गया है। तुम अंदर जाओ, हम अगली बार मिलेंगे। मछली पकड़ना? तुषार ने सोचा और बोला, मैंने भी बहुत समय से शिकार नहीं किया, मुझे भी साथ ले चलो। अजय पंडित का मन हुआ कि वो फूट फूट कर रो दे। अबे ओ, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं तुझे भगा रहा हूँ? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अजय ने चिढ़कर कहा, इस सूट में तुम मछली कैसे पकड़ोगे? और तुम्हारी इस बंदी ने तो पैंट तक नहीं पहनी है। जलाशय तक पहुंचने में आधा घंटा लगेगा और इसकी सफेद टांगें पूरी दुनिया के मच्छरों को न्योता देंगी। हा हा हा, तुषार सक्सेना खिलखिलाकर हंसा। उसने अपनी उस महिला साथी की तरफ देखा भी नहीं और सीधे अजय से बोला, ये लड़की अभी नई नई जान पहचान वाली है, बहुत छोटी है। अजय, क्या तुम कुछ नया ट्राई करना चाहते हो? तुषार की महिला साथी का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कांपती हुई एक तरफ खड़ी हो गई। नीतू यादव ने भी अपना सिर झुका लिया। उसे डर था कि कहीं तुषार की नज़र उस पर न पड़ जाए और वह अजय से उसे न मांग ले। कुछ नया ट्राई करने के लिए जो मर्द अपनी महिला साथी के साथ ऐसा व्यवहार करे, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। उसके साथ होना किसी नर्क के गड्ढे में गिरने जैसा था। अजय पंडित ने तुषार को आंखें दिखाते हुए कहा, रहने दो यार, मैं इस लड़की नीतू से वाकई प्यार करता हूँ। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बदलूंगा और आगे से यह बात मत करना वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। नीतू ने राहत की सांस ली और तुषार की नई गर्लफ्रेंड के लिए सहानुभूति महसूस करने लगी। तुषार ने हाथ फैलाते हुए कहा, अरे भाई, मैंने बदलने को नहीं कहा, मैं तो बस शेयर करना चाहता था। अच्छे भाई तो अच्छी चीजें शेयर करते हैं, है ना? अजय ने हार मानकर तुषार के कंधे थपथपाए और जल्दी से वहां से निकला। शुक्रिया भाई, तुम मजे करो, मैं चला मछली पकड़ने। नीतू यादव तुरंत भागकर कार में बैठ गई। तुषार हंस रहा था और उसने गौर भी नहीं किया कि आरव यादव दूसरी तरफ से कार में बैठ चुका है। उसे आरव जैसे छोटे किरदार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा आरव बस अजय का कोई साधारण ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा। पीछे के आईने में आरव ने देखा कि वह बेचारी लड़की कांपते हुए तुषार के पीछे मुख्य इमारत की ओर जा रही थी। आरव ने मन में सोचा कि अमीरों की जिंदगी कितनी रंगीन है। अगर मैं होता तो मैं अपनी साथी को कभी किसी और के हाथ में नहीं देता। ये कितनी शर्मनाक बात है। आरव को लगा था कि अभी झगड़ा हो जाएगा, पर तुषार ने उसे आंख भर कर देखा तक नहीं। कार चलने के बाद माहौल शांत था। अजय ने खांसते हुए कहा, भाई, तुषार के साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। हम बस नाम के दोस्त हैं। आरव मुस्कुराया, मुझे पता है पंडित भाई, ये छोटी बातें हैं। तभी आरव का फोन बजा। पूरे कार में अदिति राव की मीठी और साफ आवाज गूंजी, आरव, तुमने कई दिनों से मेरे साथ लंच नहीं किया है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अभी एक तरीका है जिससे तुम्हें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, सुनोगे? आरव के बोलने से पहले ही अदिति चाहकी, आरव, जल्दी यहाँ आओ, गौडमदत्त पिज्जा हट में पार्टी दे रही हैं। हम बस बैठने ही वाले हैं, अभी वह वॉशरूम गई हैं और मैं उनका बैग देख रही हूँ। जल्दी आओ और आकर कहना कि तुम जल्दी में आए और अपना बटुआ भूल गए। कार में बैठे तीनों बड़े लोग ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कितनी शातिर बच्ची थी, अपनी ही गौडमदत्त को चूना लगा रही थी। आरव यादव हंसा और सोचा, लो भाई, अब यहाँ जाना पड़ेगा। अध्याय 93, गहरा विचार और गहरा डर। आरव यादव कोई फिजूल खर्च इंसान नहीं था और न ही उसे नए नवेले अमीरों की तरह अपनी दौलत दिखाने की आदत थी।
वह तो बल्कि लो प्रोफाइल रहने और समझदारी बरतने पर ध्यान देता था। हालांकि उसकी आत्मा आखिरकार 2019 से आई थी। उसके अवचेतन मन में, चाहे वह KFC हो या पिज्जा हट, यह कोई महंगी चीज नहीं थी। सामान्य रूप से 3 या 5 लोग साथ खाते हैं और कुछ 100 रुपये खर्च होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह वाकई मैं अपना बटुआ नहीं लाया जैसे बचकाने बहाने नहीं बनाना चाहता था। ये बहुत शर्मनाक था। उससे बेहतर तो ये कहना था कि मैं खाने आ रहा हूँ और अगली बार मेरी तरफ से दावत होगी। वाकई महज कुछ 100 रुपयों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाना। भले ही आरव बेशर्म हो, पर वह इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता था। इसके अलावा आरव यादव के पास हाथ में पैसे थे। करोड़ों की बड़ी रकम नहीं थी, पर हजारों की छोटी रकम की कोई कमी नहीं थी। अगर वह रोज पिज्जा हट जाकर खाना खाए तो भी वह उसे वहन कर सकता था। बस बात यह थी कि रोज वही चीज खाना उबाऊ था। आरव का हिंदुस्तानी पेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेशक 2019 में जब आरव ने समाज में कदम रखा था, तब उसकी ऊपरी कमाई काफी थी, और जब जेब भरी हो तो इंसान इन छोटे खर्चों को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन उसके साथ के ज्यादातर लोग, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि औसत थी, वे वाकई अपने माता पिता के जेब खर्च पर पलते थे। उनके लिए रोज सैकड़ों रुपये खर्च करना वाकई नामुमकिन था। आपको पता होना चाहिए कि आरव के इस कालखंड में आने से पहले के आंकड़े बताते थे कि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 1000 रुपये से भी कम है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी थी और अमीर हमेशा मुट्ठी भर ही होते थे। आरव यादव ने अनजाने में महंगाई के फर्क को नजरअंदाज कर दिया था। 2003 के कुछ 100 रुपये और 2019 के कुछ 100 रुपये, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। पैसे की इसी बेपरवाही और पुनर्जन्म के कारण भविष्य जानने के फायदे ने आरव को बेहद आशावादी बना दिया था। उसके पास अदिति राव जैसी पैसे की कमी वाली कोई चिंता नहीं थी। फर्क ये था कि आरव और अदिति के बीच की बातचीत और मजाकों में पैसे की कमी शब्द कम ही आता था। पर अदिति राव के मन में यह बात वाकई घर कर गई थी। वह समझदार थी, इसलिए बोलती नहीं थी ताकि आरव पर दबाव न पड़े, पर वह अंदर ही अंदर बेहद चिंतित रहती थी। और आरव, उसे वाकई परवाह नहीं थी। वह अजय पंडित से काम मांगने भी बस यूं ही के अंदाज में आया था। यह एक पुनर्जन्म लेने वाले यात्री का गर्व था। पर आखिर यह आरव वह पुराना आरव नहीं था, और अदिति के प्रति उसकी समझ अभी भी पिछले मालिक विनय श्रीवास्तव की यादों पर आधारित थी। इसलिए वह अदिति की उस अनकही घबराहट को भांप नहीं पाया। पता पूछने के बाद आरव ने फोन रखा और अजय से कहा, पंडित भाई, अगली बार हम नीतू जी के हाथ का बना खाना खाएंगे। बस मुझे आगे बस स्टैंड पर उतार दो। अजय पंडित ने दिखावा नहीं किया और गाड़ी किनारे रोक दी। उसने नीतू को इशारा किया कि वह उसका हैंडबैग दे और आरव से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आरव ने अपनी जेब टटोली और फीकी मुस्कान के साथ बोला, लापरवाही हो गई, मैं वाकई पैसे लाना भूल गया। अजय पंडित तुरंत हंसा, मुझे पता था तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, तुम ये रख लो और इस्तेमाल करो। बात करते करते अजय ने हैंडबैग से नीले रंग के 100-100 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और पीछे आरव की ओर बढ़ा दी। आरव ने कोई नाटक नहीं किया। उसने बड़े आराम से गड्डी ली, उसे हाथ में तोला और कहा, 20,000 काफी हैं। मैं औपचारिकता नहीं करूंगा, अगली बार मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा, जगह तुम चुन लेना। नीतू यादव ये सब देख रही थी। उसे शुरू से ही लगा था कि आरव और अजय बराबर के साथी हैं, इसलिए उसे आरव के इस व्यवहार पर कोई शक नहीं हुआ। अजय एक अमीर रईस था जिसे पैसों की कमी नहीं थी, तो आरव भी वैसा ही होगा, यही उसका सोचना था। लेकिन अजय पंडित, जिसने आरव की जांच करवाई थी और उसकी पूरी कुंडली जानता था, आरव के इस व्यवहार को देखकर दंग रह गया। यहाँ तक कि वह अंदर से हिल गया। अमीर लोगों के सामने अक्सर लोग खुद को उदार दिखाने का नाटक करते हैं। जो कंजूस होते हैं वे और भी ज्यादा दिखावा करते हैं ताकि उनकी इज्जत बनी रहे या वे किसी लालच में अमीरों से रिश्ता बना सकें। लेकिन शब्द और कार्य तो नाटक हो सकते हैं, पर आचरण और तेज का नाटक नहीं किया जा सकता। ये चीज हड्डियों में खुद ही होती है। इसे विकसित करने में सालों की परवरिश और माहौल लगता है। आरव यादव के रिकॉर्ड बताते थे कि वह बस एक साधारण बॉडीगार्ड था, उसे ऐसा व्यक्तित्व विकसित करने का समय और माहौल कहाँ मिला। अजय पंडित को अपनी पारखी नजरों पर पूरा भरोसा था। इससे अजय को यकीन हो गया कि आरव ने जो पहले कहा था वह सच था। राव परिवार के घर में रहते हुए उसने अपनी असली ताकत छिपाई थी। अगर उसने अपनी ताकत छिपाई थी तो जाहिर है अपना व्यक्तित्व भी छिपाया होगा।
वरना 7 साल तक राव परिवार में रहने के दौरान क्या किसी को पता नहीं चलता। एक मामूली पढ़ा लिखा सुस्त बॉडीगार्ड अचानक इतना बेबाक और निडर कैसे हो गया। पल भर में अजय पंडित का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसने बहुत कुछ सोच लिया। मसलन आरव यादव 7 साल तक राव परिवार में अपनी पहचान छिपाकर क्यों रहा। उसके जैसा मास्टर लेवल का योद्धा तो बड़े बड़े रईसों का खास मेहमान होता। वह एक मामूली बॉडीगार्ड की नौकरी और नामात्र की शादी में क्यों फंसा रहा। इसके पीछे पक्का कोई बड़ा मकसद होगा। दूसरा, 7 साल तक छिपने के बाद राव परिवार छोड़ते ही उसने अजय को अपनी ताकत क्यों दिखाई, और छोड़ते वक्त वह अदिति राव को ही साथ क्यों लाया। तो क्या आरव का निशाना अजय पंडित है या फिर अदिति राव? सोचते ही रूह कांप जाए। इन अनुत्तरित सवालों के बारे में सोचकर अजय पंडित का सिर चकराने लगा। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह आरव को महज एक बॉडीगार्ड समझे। उसे यकीन हो गया कि यह बड़ा भाई शतरंज की कोई बहुत बड़ी बिसात बिछा रहा है, या फिर शायद ये बड़ा भाई भी सिर्फ एक मोहरा है और इसके पीछे कोई और भी ज्यादा भयानक ताकत और बैकग्राउंड वाला खिलाड़ी है जो ये खेल खेल रहा है। ये ख्याल और भी डरावना था। महज कुछ सेकंडों में अजय पंडित की बनियान ठंडे पसीने से भीग गई। कितना खौफनाक! आरव यादव ने अजय पंडित को हैरानी भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अचानक इतना पसीना क्यों आ रहा है? वॉशरूम जाना है क्या? अध्याय 94। सौतेला पिता। तू खुद वॉशरूम जा, तेरा पूरा खानदान वॉशरूम जाए। अजय पंडित ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तुम अपना काम करो, कोई जरूरत हो तो फोन करना। आरव यादव ने ज्यादा नहीं सोचा, पैसे जेब में रखे और बोला, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तुम दोनों अपना काम निपटाओ और कल फुर्सत मिले तो फोन करना। आरव की बात सुनकर नीतू यादव के गुलाबी चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि आरव, जो ऊपर से देखने में एक गुस्सैल और लापरवाह आदमी जैसा लगता है, वास्तव में काफी सुलझा हुआ और बारीक सोच वाला इंसान है। उसकी हर बात सटीक थी और उसने बातों बातों में नीतू के दर्जे को भी स्वीकार कर लिया था। अजय पंडित के इतने करीबी और ताकतवर दोस्त से मान्यता मिलना नीतू के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा कि अब अजय की जिंदगी में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। नीतू यादव ने मन ही मन तय कर लिया कि भविष्य में वह अजय को शक होने दिए बिना आरव यादव से अपने रिश्ते और बेहतर करेगी, क्योंकि यह उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आरव यादव ने टैक्सी ली और ब्रिलियंट बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्थित पिज्जा हट पहुंच गया, जिसका पता अदिति ने दिया था। उसने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर कड़ी धूप में 20 मीटर लंबी कतार लगी थी और अंदर भी कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पिज्जा हट का बिजनेस वाकई जबरदस्त था। इसके ग्राहकों का औसत बिल केएफसी और मैकडॉनल्ड्स से काफी ज्यादा था। आरव ने सोचा कि अगर कोई पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ले ले तो अगले 10 साल तक पैसों की बारिश हो सकती है। आरव ने होंठ सिकुड़े और स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। उसका डरावना और हिंसक चेहरा देखकर दरवाजे पर खड़े वेटर पीछे हट गए। सिर्फ एक वेट्रेस ने हिम्मत जुटाई और सावधानी से आरव को रोकते हुए विनम्रता से पूछा, नमस्ते सर, अभी रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है। खाने के लिए आपको, क्या आप कृपया लाइन में लग सकते हैं? हैरानी की बात थी कि यहाँ उन घटिया उपन्यासों या फिल्मों जैसा कोई दृश्य नहीं हुआ जहाँ वेटर ग्राहक की बेइज्जती करता है। आरव ने अपनी पिछली जिंदगी में भी ऐसा कभी नहीं देखा था। बिजनेस करने वाले लोग शांति और तालमेल पर ध्यान देते हैं। ये बहुत कम होता है कि कोई ग्राहक आए और दुकानदार या वेटर उसे हिकारत से देखे। इसके उलट, जब ग्राहक ज्यादा नखरे दिखाने वाला होता है तो वेटर और भी विनम्र हो जाते हैं, जैसा कि अभी हो रहा था। हालांकि आरव ने अनजाने में अपने चेहरे के खौफनाक असर को नजरअंदाज कर दिया था। आखिर एक गोरिल्ला जैसे दिखने वाले आदमी से कौन उलझने की हिम्मत करेगा? क्या किसी को अपनी जान प्यारी नहीं थी? खैर, आरव ने भी विनम्रता से जवाब दिया, मेरे दोस्त और मेरी बेटी अंदर पहले से ही लाइन में हैं, मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ। वेट्रेस ने अचानक ओह कहा और आश्चर्य से पूछा, यादव जी, क्या आपकी बेटी ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है? वह बहुत प्यारी सी बच्ची जिसका नाम रेगू है। आरव हैरान रह गया, तुम्हें कैसे पता? वेट्रेस ने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, वह बच्ची बहुत सुंदर है और बहुत मीठा बोलती है। जब वह आई तो स्टोर की सारी लड़कियां उसकी सेवा करने के लिए बेताब थीं। अब हम सब जानते हैं कि छोटी डेगू अपने पापा का इंतजार कर रही है। आपका खाना तैयार हो रहा है। फिर वेट्रेस करीब आए और धीरे से बोली, मैं पहले आपको आपकी सीट तक ले चलती हूँ, किचन में ऑर्डर दे दिया गया है। आरव ने उस वेट्रेस की ओर देखा जिसकी नाक पर छोटे छोटे तिल थे
और झूठ मूठ की तारीफ करते हुए बोला, शुक्रिया सुंदरी, तुम बहुत प्यारी हो। वेट्रेस तुरंत शर्म से लाल हो गई और आरव को सीट की ओर ले जाने लगी। आरव मजे से देख रहा था कि लड़की का गेहुआ रंग होने के बावजूद उसका चेहरा इतना लाल कैसे हो सकता है। पर मानना पड़ेगा, वह शर्माती हुई वाकई अच्छी लग रही थी। ईमानदारी से कहे तो वह लड़की दिखने में औसत थी, पर उसका शर्माना उसे आकर्षक बना रहा था। वह किसी दक्षिण भारतीय जलधारा की तरह शांत और कोमल लग रही थी। आरव अभी सीट तक पहुंचा भी नहीं था कि अदिति ने उसे देख लिया। वह खुशी से झूम उठी, सोफे पर खड़ी हो गई और बाहें फैलाकर चिल्लाई, वाह, यादव आ गए। अदिति का चमकता हुआ चेहरा देखकर आरव का मूड भी खिल उठा। उसने वेट्रेस को एक आखिरी बार देखा और जल्दी से अदिति के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। अदिति की खिलखिलाहट से पूरे रेस्टोरेंट का ध्यान उनकी ओर चला गया। लोग कानाफूसी करने लगे, इतने भयानक चेहरे वाले आदमी की इतनी सुंदर बेटी, धत, ये पक्का इसकी अपनी औलाद नहीं होगी। बेचारे का पत्ता कट गया, ये तो किसी और की है। वेट्रेस ने ये बातें सुनी और उसका चेहरा उतर गया। उसे डर था कि कहीं आरव को गुस्सा न आ जाए। अगर यह गोरिल्ला जैसा आदमी भड़क गया तो यहाँ खून खराबा हो सकता है। तभी उसकी एक साथी कर्मचारी ने पास आकर धीरे से कहा, निशा, तुमने तो कहा था कि यह आदमी उस छोटी परी का बाप है, पर वो बच्ची तो उसे आरव बुला रही है, पापा नहीं। निशा भी सोच में पड़ गई। हाँ, ये तो अजीब है। मिलते ही उसने पापा क्यों नहीं कहा? क्या ये सौतेला पिता है? निशा और उसकी सहेली ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया, पक्का यही बात होगी, सौतेला पिता ही होगा। अदिति और आरव की शक्ल में जमीन आसमान का अंतर था। कोई भी अंधा भी कह सकता था कि ये दोनों सगे बाप बेटी नहीं हो सकते। ये तो राजकुमारी और राक्षस की जोड़ी थी। एक राक्षस राजकुमारी को जन्म कैसे दे सकता है? प्रजाति ही अलग है। वे दोनों लड़कियां अब शांत थीं क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने केस सुलझा लिया है, पर गॉसिप की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। आरव यादव की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। शोर शराबे के बीच उसने लोगों की बातें सुन ली थी, पर वह खुश था इसलिए उसने परवाह नहीं की। जब से उसने अदिति को दिल से अपनाया था, उसे पता था कि ऐसे सीन बार बार होंगे। अभी तो कुछ नहीं था, जब अदिति स्कूल जाएगी और वह उसे लेने जाएगा, तब चर्चा और भी ज्यादा होगी। हिंसा से लोगों की जुबान नहीं रोकी जा सकती। आरव को पता था कि इसका एक ही समाधान है, जल्द से जल्द अपना सामाजिक स्तर बढ़ाना। समाज बहुत व्यवहारिक है और मानवीय स्वभाव कभी कभी बहुत कड़वा। आरव ये सब साफ देख सकता था, इसलिए आरव ने बड़ी शांति से अदिति को खाना खिलाया, बीच बीच में चुटकुले सुनाए और अदिति खुशी से तालियां बजाती रही, जब तक कोई खुद आकर उसे न उकसाए। आरव यादव बेवजह मुसीबत मोल लेने वालों में से नहीं था।